मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस केस में नैब का रवैया आपको कैसे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो ये भी कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत बनाएंगे। राना साहब ने जो उनकी नशिस्तें हैं उनकी तादाद भी बना दी है। सो हाउ लाइकली इज़ इट कि ये सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे प्रिडिक्ट करें? अभी तक तो जो उन्होंने कहा हुआ है वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस नैब के हवाले से कमेंट, मेरा तो तबसरा ये होगा कि आज गालिबन अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक ऑनरेबल जज साहब जिनके बारे में एक दरख्वास्त दी गई थी, वो दरख्वास्त वो गलत पाई गई। तो उन्होंने कहा, और ठीक कहा उन्होंने, कि क्योंकि उनके बारे में एक तासुर पैदा हुआ, एक डेफिनेशन हुई, तो वो अपना ये राइट तस्वर करते हैं कि तमाम की तमाम जो प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो पब्लिक की जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि उनके ऊपर किस तरह से इल्जाम गलत तरीके से लगाया गया। तो जहन में ख्याल पैदा हुआ कि जाहिर बात है जज साहब ने ये बिल्कुल मुनासिब समझा और ये बात ठीक थी, लेकिन ये हम सियासतदानों के बारे में ऐसा रवैया कभी क्यों नहीं इख्तियार किया जाता। कभी केसेस बनते हैं, एक मुजरिम बना के आप एक शख्स को कौम के सामने पेश कर देते हैं, और फिर उसके बाद कोई परवाह नहीं होती कि उसकी डिग्निटी पे, उसके ऑनर पे क्या दाग लगा। लेकिन फिर आप इवेंचुअली उसी शख्स को उससे ग्राइंड से गुजारते हैं, और फिर 4-5 साल बाद जब हालात तब्दील होते हैं तो फिर आप उसको कहते हैं कि जी कि नहीं आप तो ठीक थे। तो इसमें हमारे सामने ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं, जिस तरह क्या एक मौजूद है मरहूम का, कि जो प्रोसिक्यूशन थी नैब की, इट लेड दैट ऑनरेबल जेंटलमैन टू द पॉइंट वेयर ही कमिटेड सुसाइड। तो इन चीजों पे हम कभी अपना हमने इन चीजों को हम समझते नहीं है, इन चीजों के बारे में हम सेंसिटिव नहीं है कि जिन लोगों के साथ ये गुजरती है, जिन पे इल्जामात लगते हैं और गलत इल्जामात लगते हैं, उन पर क्या गुजरती है, उनके खानदान पर क्या गुजरती है। बाहर तौर जहां तक आपने मियाँ साहब का जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून का जिक्र किया, तो मुस्लिम लीग नून तो आप जाहिरी हमें लग ऐसा ही रहा है जाहिरी तौर पे कि तमाम का तमाम इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वो उनको हुकूमत में लेके आने की कोशिश कर रहा है। एक डील बज़ाहिर नजर आ रहा है कि हो चुकी है, और आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो उनके ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि इस माहौल में कि जहाँ पर पहले से ये भी तय हो रहा है कि ओहदे किसके पास कौन से जाएंगे, सूबों में कौन वज़राए आला होंगे, वहां पर हुकूमतें किसकी होंगी, तो इतनी बड़ी इलेक्शन की एक्सरसाइज कराने का फायदा क्या है फिर। 80 से 90 अरब रुपया आप कौम का खर्च करेंगे टैक्स पेयर्स का, जबकि फैसले आप बंद कमरे में बैठ के कर चुके हैं। तो ये दायरों का एक सफर है जो पाकिस्तान में जारी है पिछले 76 सालों से, कोई तब्दीली नहीं आ रही। 2018 में मुस्तफा जो साहब, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि आप पंजाब की सियासत को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, आप कोशिश कर रहे थे कि अपनी जमात एक अलहदा बनाई जाए, वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि इलेक्शन कॉल हो गए, आपको लगा कि इतना वक्त नहीं मिल सकेगा। एक नई जमात और ऐसे काम पाकिस्तान पार्टी, हम एकदम से देख रहे हैं कि एक जोर पकड़ रहा है, लोग वहाँ जा रहे हैं। व्हाट्स योर एस्टिमेट, पंजाब की सियासत में क्या एक्स फैक्टर होगा इससे काम पाकिस्तान पार्टी का? इज इट द न्यू PMLQ? कहाँ पे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, बतौर सियासतदान मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि लोग गायब होते हैं और फिर वो सारे लोग जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के ड्राइंग रूम से बरामद होते हैं। तो मुझे बतौर सियासतदान और नहीं पसंद आ रहा, लोगों को भी शायद पसंद नहीं आ रहा होगा। इस तरह के तजर्बे पाकिस्तान में पहले हो चुके हैं, और जिस तरीके से किया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, अलीम खान साहब, मोहन चौधरी साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये क्या लेगेसी अपने बारे में वो कायम कर रहे हैं। अगर लोग वाकई उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनके विजन की वजह से, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से, तो वेल एंड गुड। लेकिन ये मशकूक सर्कमस्टांसेस में जो सियासतदान बरामद हो जाते हैं एकदम से उनके ड्राइंग रूम से, तो ये उनके बारे में भी कोई अच्छा तासुर लोगों में नहीं छोड़ रहा। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस्तेहकाम के टिकट के ऊपर जो लोग कंटेस्ट करेंगे, -15,000 से तो कम से कम वो शुरू करेंगे, क्योंकि ये तासुर जो लोगों में फैला है, ये तासुर अच्छा नहीं है। सीट एडजस्टमेंट्स अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ,
तो हो सकता है कि कुछ सीटों पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की पोजीशन में हो उनके कैंडिडेट्स, लेकिन उसके अलावा अवामी पजीराई तो मुझे इतनी नजर नहीं आती। आपने री इमेजिनिंग की बात की थी मुस्तफ़ा साहब, बट री इमेजिन की जब बात करें तो 18वीं तरमीम पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी पार्टी रही है पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ने कहा इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जबकि पहले डॉन ने रिपोर्ट किया कि PMLN अपने मंशूर में डालेगी इसमें तरमीम लाने के लिए। आज इसहाक डार साहब ने क्लैरिटी दी है, बट दे विल बी सम चेंज प्रपोज्ड बाय देम। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? देखिए, एक ये गुफ्तगू 18th अमेंडमेंट पर बड़े जोर शोर से की जाती है कि NFC अवार्ड के की जो दोबारा रिकन्फिगर उसको किया गया, तो वफाक के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वफाक अपना कर्जों के ऊपर सूद भी अदा कर सके। तो उसके ऊपर असल जो इशू है 18th अमेंडमेंट में, वो NFC जेर बहस आता है कि सूबों का जो शेयर है उसको कम करना चाहिए। लेकिन इस पे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जिस तरह खुर्रम हुसैन साहब हैं, उनका एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा था कि जिसमें उन्होंने बाकायदा फिगर्स कोट की कि अगर वो सूबों का शेयर है उसको दोबारा नए असर नौ रिकन्फिगर भी किया जाता है, तो उससे वफाक को सिर्फ इतने ही पैसे अवेलेबल होंगे, 600-700 अरब रुपए, कि जो इस इतने बड़े उसमें जो हमने सूद अदा करने, कर्जों की जो सारी बात है, वो जाया हो जाएंगे। इतनी फिस्कल स्पेस आपको इवेंचुअली मिलेगी ही नहीं। लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूबे हैं बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इवन पंजाब, वो उस पर जरूर मोतरज होंगे। अगर हमने इस चीज को ठीक करना है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को बजाय इसके कि वो जो पैसा सूबों में जा रहा है उसके ऊपर नजर जमा कर बैठे, फेडरल गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपनी जो किटी का साइज है उसको बढ़ाए, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करे, अपने जो लॉसेज हैं उनको कम करे। जब आप उस तरफ जाते नहीं और आप पहले ही सोच लेते हैं कि आपने सूबों का शेयर कम करना है, तो उसके ऊपर फिर एक सूबों के अंदर से आवाज तो उठेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो मुल्क के अंदर जरूरत है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने की बट क्विक जरूरत है। क्वेश्चन, कैन वी री इमेज और रीथिंक फेडरल स्ट्रक्चर? ये भी तो उसकी दूसरी तरफ हो सकती है। मे बी यू डोंट नीड सच अ ह्यूज फेडरल स्ट्रक्चर अगर आप प्रोविंसेस को एम्पावर करें। जी ऑफ कोर्स, देखिए ना कि ये अब एक मज़ाक़ खेज सी बात है कि जब 18th अमेंडमेंट की गई तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का जो साइज और एक्सपेंडिचर था वो आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि आपने अपनी सारी मिनिस्ट्रीज, डिविजन, वो आपने बहुत ज्यादा सूबों को डिवॉल्व की, और होना तो उससे ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत का खर्चा कम होता, लेकिन आज वफाकी हुकूमत का खर्चा भी बढ़ चुका है और जो लोग उसके पेरोल पे थे वो भी बढ़ चुके हैं।